कार जीटी रोड पर जालंधर की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। सड़क पर रात को चलने वाले ट्रकों की आमदोरफ्त भी जारी थी। मैं कार की पिछली नशिस्त पर बड़े सुकून के साथ बैठा था। अब मुझे इस बात की जरा भी परेशानी नहीं थी कि पुलिस मुझे पकड़ेगी। मेरे पास हरपाल कौर का दिया हुआ कार्ड मौजूद था, जिस पर खुफिया पुलिस का कोई कोड नंबर दर्ज था। ये कार्ड आगे भी मेरे बड़े काम आ सकता था। मैंने उसे अपनी जैकेट की अंदर वाली जेब में संभाल कर एस्प्रो टैबलेट बम की गोलियों वाले प्लास्टिक के लिफाफे के साथ ही रख लिया था। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, दिन की रोशनी फैलती जा रही थी। जालंधर की आबादी शुरू हुई तो दिन निकल आया था। यहाँ एक जगह पुलिस के कुछ सिपाही खड़े थे। उन्होंने हाथ देकर कार को रोक लिया। ये सिपाही सिख थे। वो ड्राइवर के पास आए और पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है। ड्राइवर ने कहा, महाराज ये आईजी साहब के संबंधी हैं, उन्हें जम्मू ले जा रहा हूँ। असल में हरपाल कौर की कार पुलिस की कार नहीं थी और उसकी नंबर प्लेट भी पुलिस की नहीं थी। ये उस जमाने की बड़ी कीमती टोयोटा गाड़ी थी जो उसके खामन ढल्लू साहब ने खास तौर पर बाहर से मंगवाकर अपनी चहेती बीवी को दी थी। सिख कांस्टेबल ने ड्राइवर से कहा, महाराज आप ठीक कहते हैं, मगर हम भी ड्यूटी से मजबूर हैं, अपना लाइसेंस दिखाओ। ड्राइवर मंगल सिंह ने लाइसेंस दिखाया। लाइसेंस पर कहीं ये नहीं लिखा था कि ये मशरकी पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का ड्राइवर है। कांस्टेबल ने लाइसेंस वापस ड्राइवर को देते हुए अपने साथी कांस्टेबल को बुला लिया और कहा, ये कहता है मैं आईजी साहब के संबंधी को जम्मू ले जा रहा हूँ। दूसरा कांस्टेबल मेरी खिड़की के पास आ गया। उसने मुझे मुश्तबा निगाहों से पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बड़े इत्मीनान से वैसे ही बैठे बैठे कहा, मंगल सिंह ड्राइवर ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं जम्मू जा रहा हूँ? कांस्टेबल बोला, महाराज जम्मू में हालात गड़बड़ हैं। हमारी ड्यूटी लगी है कि किसी गाड़ी को चेकिंग के बगैर जम्मू साइड की तरफ न जाने दिया जाए। आपको हमारे साथ जरा थाने तक चलना होगा। मैंने जेब से हरपाल कौर का दिया हुआ कार्ड निकालकर कांस्टेबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर ये कार्ड देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूं और ये गाड़ी किसकी है। कार्ड को कांस्टेबल ने हाथ में लेकर देखा तो फौरन सीधा हो गया। उसने उसी वक्त कार्ड मुझे वापस कर दिया और सलाम करके बोला, क्षमा कर देना महाराज, हम मजबूर हैं, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो भाई आगे चलो। खुफिया कोड वाले कार्ड ने अपनी करामत दिखा दी थी। ये इस कार्ड का टेस्ट था जो मेरी तवक्को से बढ़कर कामयाब साबित हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये काम मुश्किल हालात में बड़े बड़े काम कर सकता था। ये तो एक तरह से अलादीन का चिराग मेरे हाथ आ गया था। हो सकता है इसका कोई तोड़ भी हो, जो कि जरूर होगा, लेकिन अभी तक मुझे उसका इल्म नहीं था। अब तक तो यही हुआ था कि कार्ड का खुफिया कोड नंबर पढ़ते ही कांस्टेबल ने सलूट मार दिया था। ऐसा भी हो सकता था कि ये कार्ड अगर मैं किसी पुलिस के आला अफसर को दिखाता तो मुझसे पूछ करता और पूछता कि ये कार्ड मैंने कहाँ से लिया है, और हकीकत मालूम करने के लिए वो कोई दूसरा कोड वर्ड भी मुझसे पूछता। लेकिन अभी वो मकाम नहीं आया था और कम अज कम जम्मू में मेरा रास्ता साफ था। गाड़ी जालंधर से होशियारपुर की तरफ हो गई। होशियारपुर पहुंचकर हमने नाश्ता किया, चाय पी। मैं गाड़ी में ही बैठा रहा। ड्राइवर होटल में से सब कुछ मेरे लिए ले आया था। यहाँ जालंधर लुधियाना के मुकाबले में दिन के वक्त गर्मी बिल्कुल नहीं थी। आगे जम्मू का पहाड़ी इलाका शुरू होने वाला था। ये बात मुझे सिख ड्राइवर ने बताई तो मैंने कहा,
हाँ सरदार जी, मैं जानता हूँ, कई बार जम्मू आ चुका हूँ। हालांकि ये सारा इलाका मैं पहली बार देख रहा था। होशियारपुर से चले तो ऊंचे ऊंचे जमीन से उभरे हुए टीलों और छोटी छोटी वादियों का इलाका शुरू हो गया। हवा ताज़ा और खुश्क होती जम्मू के करीब कुछ खुश्क पहाड़ियां आईं। मैदानी इलाका भी आया जहां धूप में बड़ी हिद्दत थी। आगे जाकर चढ़ाई शुरू हुई तो मौसम मजीद खुशगवार हो गया। हमारी कार शहर की हदूद में दाखिल हुई तो यहाँ सड़क पर बाकायदा रुकावट खड़ी की हुई थी। गाड़ियां, ट्रक वगैरह एक तरफ कतार में खड़े थे और पुलिस उनकी चेकिंग करके उन्हें आगे जाने की इजाजत दे रही थी। वो दिन के 3 बजे का वक्त होगा। मैं गाड़ी से निकलकर सड़क के किनारे टहलने लगा। सीक्रेट पुलिस के खुफिया कोड नंबर वाला कार्ड मेरी जेब में था। मुझे किसी का डर खौफ नहीं था। मैंने यूं ही वक्त काटने के लिए सिगरेट भी सुलगा लिया। मैं अगर चाहता तो ड्राइवर को अपना सिगरेट कार्ड देकर आगे भिजवा सकता था ताकि पुलिस हमें जाने की इजाज़त दे दे, मगर मुझे इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने जहन में उस आदमी का नाम, पता और हुलिया और वो कोड अल्फाज याद करके दोहरा रहा था जिससे मिलने के लिए मुझे दिल्ली वाले गुल खान ने हदायत की थी। मुझे उस शख्स का नाम, हुलिया और पता और उसके आगे बोले जाने वाले कोड अल्फाज बिल्कुल नहीं भूले थे। ये सब कुछ मैं रास्ते में भी याद करता रहा था। जब काफ़ी देर हो गई और ट्रक गाड़ियां अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी रहीं तो मैं कार में आकर बैठ गया और मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को निकालकर आगे ले चलो, मैं पुलिस से खुद बात करता हूँ। बेचारा ड्राइवर भी बैठे बैठे तंग आ गया था। उसने फौरन इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को सड़क की एक तरफ से निकालकर वहाँ ले गया जहाँ सड़क पर पुलिस ने रुकावट खड़ी कर रखी थी। हमारी कार को आते देखकर 2-3 पुलिस कांस्टेबल डंडे लेकर आगे आ गए और कार को रुकने का इशारा करने लगे। गाड़ी रुकी तो कांस्टेबल ने कहा, कतार में ले जाओ, गाड़ी को कतार में ले जाओ, पीछे ले जाओ। मैंने खिड़की में से सर बाहर निकालकर कांस्टेबल से कहा, आपने किसी अफसर को बुलाओ, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास नई कार देखकर पुलिस वाले वैसे ही जरा ठिठक से जाते हैं। जबकि मैंने उसे अपने पुलिस अफसर को बुलाने के लिए कहा तो वो जल्दी से सड़क के किनारे बने हुए खोखे के अंदर चला गया। कोई पुलिस अफसर अंदर बैठा था। उसने कोई परवाह न की और अपनी अन्ना को मजरूद न होने दिया। 2-3 मिनट लगाकर बाहर निकला और बड़ी शान बेनियाजी के साथ चलता हुआ मेरे करीब आकर पूछा, क्यों जी, क्या बात है? आपको मालूम है सब लोग कतार में खड़े हैं, आपको भी कतार में खड़े होकर आना चाहिए। मैंने बड़े आराम से जेब में से सीक्रेट पुलिस का कार्ड निकालकर उसे दिखाया। कार्ड मैंने उसको न दिया बल्कि अपने हाथ में ही रखा। कार्ड को उसने झुक कर देखा और फौरन पीछे हट गया और बोला, सॉरी सर, वेरी सॉरी। उसने दौड़कर पुलिस कांस्टेबल को रुकावट हटाने का इशारा किया। रुकावट हट गई और हमारी कार जम्मू शहर में दाखिल हो गई। गाड़ी जब एक पुराने मंदिर के करीब से गुजरी तो ड्राइवर ने मुझसे पूछ ही लिया कि सर, आपको किस मोहल्ले में जाना है? मैं क्या बताता, ये शहर मैं पहली बार देख रहा था। जिस खास आदमी से मैं मिलने जा रहा था उसके मोहल्ले का नाम मैं बताना नहीं चाहता था। मैंने ड्राइवर से कहा, तुम ऐसा करो, कंपनी बाग चलो, वहाँ से हमारा घर करीब ही है, मैं वहाँ उतर जाऊंगा, तुम वापस चले जाना। गुल खान ने कहा था कि उस खास आदमी का मकान कंपनी बाग की एक करीबी बस्ती में है। मैं बस्ती का नाम यहाँ नहीं लिखूंगा। अगर नाम लिख भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मुजाहिद अब उस बस्ती से चला गया हुआ है। फिर भी बतौर एहतियात मैं बस्ती का नाम नहीं लिख रहा। जम्मू का कंपनी बाग एक नहर के किनारे पुराने रेलवे स्टेशन के करीब ही वाक़ है। उसकी एक जानिब दरियाए तवी गुजरता है। यहाँ तकसीम में मुल्क के बाद 2-3 नई आबादियाँ पड़ गई थीं, जिनमें से शास्त्री नगर और गांधी नगर बड़ी मशहूर हैं। जम्मू में मौसम दिन के वक्त इतना ठंडा नहीं था, साए में खनकी ज़रूर थी। शहर के मकानों की ओट पहाड़ी इलाकों जैसी थी।
सब मकानों और कोठियों की छतें ढलवान थीं। कंपनी बाग के रास्ते में कई मंदिर आए, सिर्फ एक मस्जिद के मीनार दूर से दिखाई दिए थे। ड्राइवर ने एक बाग के गेट के पास एक तरफ करके गाड़ी रोक दी और कहा, लीजिए महाराज, आपका कंपनी बाग आ गया। मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा, अब तुम गाड़ी वापस ले जाओ और श्रीमती जी को मेरा प्रणाम कहना। अच्छा महाराज। ड्राइवर हरपाल कौर की गाड़ी लेकर वहीं से वापस मुड़ गया। मैं कंपनी बाग के मेन गेट के सामने खड़ा था। गुलखान ने जैसे जैसे मुझे बताया था वैसे वैसे चलता मैं उस खास आबादी में आ गया जहां हमारा अपना आदमी, जिसका फर्जी नाम मैं सादिक रख लेता हूं, रहता था। वो मुझे अपनी दुकान पर ही मिल गया। उसकी दुकान किस चीज़ की थी और कहाँ थी ये मैं जाहिर नहीं करूँगा, आपको इन बातों से दिलचस्पी भी नहीं होनी चाहिए। मैंने उसकी दुकान पर जाकर उसे सलाम किया और गुलखान का एक खुफिया नाम लेकर कहा कि मुझे उसने भेजा है। सादिक दुकान में बैठा किसी चीज़ की मुरम्मत कर रहा था। अगर मैंने उस चीज़ का नाम लिख दिया तो जाहिर हो जाएगा कि उसकी दुकान में क्या काम होता था। सादिक ने मेरी तरफ सिर्फ उस वक्त देखा जब मैंने उसे सलाम किया था। उसके बाद वो अपने काम में लग गया। जब मैंने गुलखान का खुफिया नाम लिया तब भी उसने आंख उठाकर न देखा। मैं चुपचाप बैठा रहा। सादिक ने नौकर से कहा, चाय ले आओ। चाय आ गई। सादिक ने कपड़े से हाथ साफ करते हुए चाय प्यालियों में डाली, साथ बिस्किट भी थे। अब उसने खास कोड अल्फाज में एक जुमला बोला। उसके जवाब में मैंने वही जुमला बोल दिया जो गुलखान ने मुझे याद करा दिया था। सादिक ने खुफिया कोड का दूसरा जुमला बोला। मैंने भी कोड वाला दूसरा जुमला बोल दिया। तब सादिक खामोश हो गया। वो चाय पीते हुए दुकान के बाहर बाजार में से आते जाते लोगों को देख रहा था। दुकान में एक गाहक मौजूद था जिसको सादिक का नौकर कुछ चीजें दिखा रहा था। जब गाहक चला गया तो सादिक ने नौकर से कहा, रामू भाग कर सिगरेट ले आ। यह नौकर हिंदू डोगरा था। वो दुकान से निकल गया तो सादिक ने चाय पीते हुए मेरी तरफ देखे बगैर मुझसे पूछा, पहले कभी जम्मू कश्मीर आए हो? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, पहली बार यहाँ आया हूँ। वो खामोशी से चाय पीता रहा। उसकी निगाहें बाजार पर लगी थीं। फिर उसने प्याली ट्रे में रखते हुए कहा, ये जो बाजार है इसकी बाईं जानिब चलते जाना, पहले एक गली आएगी, वो गली छोड़ देना। उसके बाद एक और गली आएगी जिसके बाहर कमेटी का नलका लगा हुआ है। उस गली में दाखिल हो जाना, वहां तुम्हें गोदाम नजर आएंगे। आखिर में एक गोदाम आएगा, उसके दरवाजे पर ताला लगा होगा। मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, ताला खोलकर गोदाम में मेरा इंतजार करो। अंदर से दरवाजे को चटखनी लगा देना। मैं आकर आवाज दूंगा और पूछूंगा, प्रताप सिंह दफ्तर से आ गए हैं, फिर तुम दरवाजा खोल देना। सादिक ने अपनी वास्कट की अंदरूनी जेब में से मुझे ताले की चाबी निकाल कर दी और कहा, चले जाओ। मैं उठकर बाजार में आ गया और बाईं तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक गली, मैंने वो गली छोड़ दी। दूसरी गली आई जिसके बाहर कमेटी का नलका लगा था तो मैं उसमें दाखिल हो गया। गली की दोनों जानिब गोदामों के दरवाजे थे जो बंद थे। यहाँ कोई मकान बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था। आखिरी गोदाम का ताला खोलकर मैं अंदर चला आया और दरवाजे को बंद करके चिटखनी लगा दी। अब मैंने माहौल का जायजा लिया। ये एक लंबा सा कमरा था जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा था। लकड़ी के खोखे और बक्स भी पड़े थे। गली वाली दीवार के रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। एक धीमी रोशनी वाला बल्ब छत के साथ लटका जल रहा था। कुछ टूटा फूटा फर्नीचर भी पड़ा था। मैं एक स्टूल पर बैठकर सादिक का इंतजार करने लगा। कोई 15-20 मिनट के बाद बाहर से किसी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और पूछा, प्रताप सिंह?
दफ्तर से आ गए हैं। मैंने चटखनी उतारकर दरवाजा खोल दिया। सादिक अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद करके चटखनी लगा दी और मुझे इशारे से अपने पीछे आने को कहा। गोदाम के कोने में भी एक छोटा सा दरवाजा था। सादिक ने उसे खोला। अंदर एक कोठरी थी, उसकी खिड़की वगैरह नहीं थी। सादिक ने बटन दबाया, छत से लगा बल्ब रोशन हो गया। यहाँ एक चारपाई और 3 पुरानी कुर्सियां पड़ी थीं। सादिक ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा, खुद चारपाई पर बैठ गया। फिर मेरी तरफ गौर से देखने लगा। तुम पंजाबी मुसलमान लगते हो, पाकिस्तान के किस शहर से आए हो? मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में अपने आने का मकसद बयान कर दिया। वो मुस्कराया, माशा अल्लाह। फिर कहने लगा, कमाल शाह साहब ने तुम्हें कितने महीने कमांडो ट्रेनिंग दी है? मैंने उसे बताया 6 महीने। इसका मतलब है तुम फुल कमांडो बन चुके हो, वरना कमाल शाह ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ट्रेनिंग देते हैं। मैंने उसे बताया कि मुझे गुल खान ने भी हाई एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग दी है। सादिक ने मुझसे पूछा, गुल खान ने तुम्हें टैबलेट बम दिए हैं? मैंने जेब से स्प्रोट टैबलेट बम की टिकियां निकालकर उसके सामने रख दी और वो बोला, फार्मूला। और मैंने वो फार्मूला भी उसे दिखाया जिस पर दार चीनी, इलायची, काली मिर्च वगैरह के नाम और मिकदार लिखी थी। बज़ाहिर किसी पकवान का नुस्खा लगता था, मगर ये सारे अल्फाज कोड वर्ड थे और इनको खोलने यानी डी कोड करने से टैबलेट बम खुद तैयार करने का फार्मूला ज़ाहिर हो जाता था। गुल खान ने मुझे वो कोड वर्ड्स भी बता दिया था जिसकी मदद से मैं इलायची, दारचीनी और काली मिर्च के अल्फाज और हरूफ को फार्मूले में तब्दील कर सकता था। गुल खान ने स्प्रो टैबलेट बम का फीता मुझे वापस करते हुए कहा, कोई पूछे तो कह देना कि सर दर्द वाली स्प्रो की टिकियां हैं। फिर उसने एक कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडो का नाम लिया और कहा, तुम इस कश्मीरी मुजाहिद को जाकर रिपोर्ट करोगे। यूं समझ लो कि उस आदमी से मिलने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैंने पूछा, ये कश्मीरी कमांडो मुझे कहाँ मिलेगा? सादिक बोला, जम्मू से तुम कश्मीर जाने वाली लारी में बैठकर श्रीनगर जाओगे। श्रीनगर शहर के दरमियान में दरियाए झेलम बहता है। इस दरिया पर 7 पुल बने हुए हैं। तुम किसी एक पर से दरिया पार करके शहर की दूसरी जानिब पहुंचकर शुमाल की जानिब जो पहाड़ियां हैं उस तरफ जाओगे। उन पहाड़ियों के दरमियान कई दरे बने हुए हैं। उसके बाद सादिक ने मुझे हुर्रियत पसंद कश्मीरी कमांडो तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बताया, वो रास्ता आपको नहीं बताऊंगा। आप यूं समझ लें कि सादिक ने मुझे सारा रास्ता समझा दिया कि मैं किन किन पहाड़ियों और पहाड़ी दरों से गुजर कर कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडोज तक पहुंच सकता हूं। इस कश्मीरी कमांडो का फर्जी नाम मैं शेरवान रखता हूं। अब मैं इस कमांडो को इस नाम से याद करूंगा। आप भी ये नाम अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि आगे मेरे कमांडो मिशन उसी कमांडो शेरवान की रहनुमाई में ही होंगे। सादिक कहने लगा, तुम पहले कभी कश्मीर नहीं गए, इसलिए तुम्हें बहुत होशियारी के साथ ये सफर तय करना होगा। तुम्हारे पास कोई असला या कमांडो चाकू वगैरह तो नहीं है? मैंने कहा, ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है। ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है, बल्कि सिर्फ ये स्प्रो टैबलेट बम हैं। इनका कोड वर्ड में लिखा हुआ नुस्खा है और कुछ इंडियन करेंसी में रुपए हैं। सादिक ने कहा, ठीक है, तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो। मुझे यकीन है कि रास्ते में अगर कोई दुश्वारी पेश आई तो उससे बखूबी निमट लोगे। मैंने खुदा जाने क्यों सादिक को पंजाब सीक्रेट पुलिस का वो खुफिया कार्ड न दिखाया जिस पर खास नंबर लिखा हुआ था।
और जिसको देखकर पुलिस भी घबराकर मुझे रास्ता दे देती थी। बस मैंने यही सोचा कि इस खुफिया कार्ड को खुफिया ही रखा जाए तो बेहतर है। सादिक को बताने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी। वो कहने लगा, श्रीनगर एक दिन एक रात का सफ़र है, तो मैं पुराने रेलवे स्टेशन के करीब जम्मू श्रीनगर लारी अड्डे से कोई ना कोई बस लारी मिल जाएगी। रास्ते में किसी से ज़्यादा बात न करना, सीआईडी के आदमी तकरीबन हर लारी में साथ होते हैं। तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, हालात देखकर बात करना, लेकिन अपने आप को मुसलमान जाहिर न करना। कोई बहुत पूछे तो कह देना कि कश्मीर की सैर करने जा रहा हूँ। आजकल वहाँ सेबों का मौसम भी है, कश्मीर के सेब इसी मौसम में होते हैं। मैंने सादिक से पूछा कि मुझे जम्मू से किस वक्त चलना चाहिए। उसने कहा, आज की रात तुम जम्मू में ही रहोगे। कल सुबह होने से पहले अड्डे पर पहुंच जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हें अकेले ही लारी अड्डे जाना होगा। अब पहले मैं जाऊंगा, मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम गोदाम को ताला लगाकर मेरी दुकान पर आना। हम वहीं खाना वगैरह खाएंगे, रात तुम मेरी दुकान में ही बसर करोगे। मैं एहतियातन तुम्हें अपने मकान पर नहीं ले जा रहा। यहाँ 2 वजह से सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है। एक वजह यह है कि सिख खालिस्तान बनाने के लिए ज़बरदस्त तहरीक चला रहे हैं। जम्मू के सिख इस तहरीक के हामी हैं और कुछ कश्मीरी मुसलमानों की जदोजहद आज़ादी की भी हमायत करते हैं, मगर खुलकर नहीं। दूसरी वजह कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तहरीक आज़ादी कश्मीर है, जिसके शोले सारे मकबूजा कश्मीर में भड़क रहे हैं। जगह जगह खुफिया पुलिस के आदमी अजीब हुर्रियों में घूम फिर रहे हैं। तुम्हें उनसे भी खबरदार रहना होगा। अब मैं जाता हूँ। सादिक चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद मैं भी गोदाम बंद करके गली में से गुजरकर बाजार में आ गया और फिर उसकी दुकान पर पहुंच गया। उस वक्त दुकान पर एक गाहक और सादिक का हिंदू मुलाजिम भी मौजूद था। सादिक ने मुझे देखकर कहा, महाराज, आपके काम में जरा देर लगेगी, आप घर चलें, मैं लड़के के हाथ पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं शाह जी, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेता हूं, मुझे कोई खास काम भी नहीं है। सादिक किसी चीज की मुरम्मत कर रहा था, मैं उस चीज का नाम नहीं बता रहा। वो कहने लगा, आपकी मर्जी है। मैं दुकान के अंदर कोने वाले बेंच पर बैठ गया। दोपहर हो चुकी थी। सादिक ने हिंदू मुलाजिम से कहा, रामू, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, तुम छुट्टी क्यों नहीं कर लेते? जाकर पिताजी की सेवा करो, तुम्हारी माता अकेली होंगी। रामू खुश होकर बोला, उस्ताद जी, मैं आपसे छुट्टी मांगते हुए डर रहा था। सादिक ने कहा, नहीं नहीं, डरने की क्या बात है, जाओ छुट्टी करो। छुट्टी करो, मैं काम संभाल लूंगा, आज कोई ज्यादा काम भी नहीं है। मैं समझ गया। सादिक ने जानबूझकर अपने हिंदू मुलाजिम को दुकान से रुखसत कर दिया था। रामू चला गया। दूसरा गाहक भी जब चला गया तो सादिक कहने लगा, यहाँ किसी का कुछ पता नहीं है कि किसको खुफिया पुलिस वाले अपने साथ मिला लें और किसको खुफिया पुलिस ने अपने साथ मिला रखा है। खास तौर पर अपने हिंदू मुलाजिम पर तो मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है। अब तुम ऐसा करो, दुकान के पीछे जो कोठरी है वहां जाकर आराम करो, हम वहीं बैठकर खाना खाएंगे। मैं दुकान की पिछली कोठरी में आकर चारपाई पर लेट गया। ना जाने क्यों मुझे हरपाल कौर का ख्याल आ गया। उस औरत ने नादानिस्ता तौर पर मेरी बड़ी मदद की थी। उसकी वजह से मैं बेफिक्र होकर जम्मू पहुंच गया था। फिर उसी की वजह से मेरे हाथ इंडियन सिक्योरिटी पुलिस का वो खुफिया कार्ड आ गया था जिस पर लिखा हुआ पुरअसरार नंबर मेरे बड़े काम आया था।
और आगे चलकर भी काम आने वाला था। जब सादिक का घरेलू मुलाजिम उसका खाना लेकर आया तो सादिक ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और खाना लेकर कोठरी में आ गया। कोठरी में गर्मी बिल्कुल नहीं थी। ये पहाड़ी रातों में सितंबर का मौसम था। जम्मू अगरचे कोहमरी और कश्मीर की तरह का पहाड़ी इलाका नहीं, फिर भी वहाँ पंजाब के मैदानी इलाकों वाली गर्मी बिल्कुल नहीं थी। हम दोनों ने खाना खाया, उसके बाद मैं वहीं सो गया। रात तक सोया रहा। सादिक ने कोई 8 बजे रात दुकान बंद की तो मुझे कोठरी में सुलाकर कहा। कोठरी के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा था जहां एक तंग दरवाज़ा था। उसी सैन में गुस्लखाना मौजूद था। सादिक जाते हुए कह गया कि मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। मैं बड़े मज़े से सारी रात आराम से सोया रहा। सुबह सुबह सादिक आ गया। उस वक्त वो फट रही थी। सादिक कहने लगा, अब तुम यहाँ से निकलकर सीधे लारी अड्डे पहुँचो। कोई रक्षा तांगा ले लेना, उसे कहना पुराने जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने जो लारी अड्डा है वहाँ ले चले। वहाँ से श्रीनगर को लारियाँ जाती हैं। बाकी मैंने कश्मीरी कमांडो की बाबत तुम्हें जो कुछ समझा दिया है उसे याद रखना और उसी को जाकर रिपोर्ट करना। मैंने तुम्हें जो खास शेर याद कराया है, ये शेर सिर्फ कश्मीरी कमांडो को अलग जाकर सुना देना और कहना कि मुझे इस शेर के शायर ने तुम्हारे पास भेजा है। वो समझ जाएगा कि तुम कौन हो और किस गरज के लिए उसके पास आए हो। बाकी बातें तुम उससे ज़बानी कर लेना। अब खामोशी से दुकान में से निकल जाओ। मैं मुंह हाथ धोकर पहले ही से तैयार बैठा था। सादिक ने मुसाफिया किया और दुकान से निकलकर बाजार में एक तरफ चलने लगा। अभी जम्मू शहर में दिन की रोशनी पूरी तरह नहीं थी। दूर से किसी मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक साइकिल रिक्शा मिल गया। मैं उसमें बैठकर जम्मू श्रीनगर लारी अड्डे पर आ गया। यहाँ एक लारी थोड़ी देर पहले श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। दूसरी लारी के लिए टिकट खुल गया। लारी अड्डे की ऊंची छत के नीचे इधर उधर कुछ लोग बैठे नारियल का हुक्का पी रहे थे। कुछ सवारियां सो रही थी। मैंने श्रीनगर का टिकट खरीदा और एक तरफ खाली बेंच पर बैठ गया। यहाँ जम्मू आने के बाद पहली दफ़ा मैंने 2 फौजियों को देखा। वो वर्दी में थे। वो टिकट वाली खिड़की की तरफ जाते हुए मेरे करीब से गुजरे तो बल्ब की रोशनी में मैंने उनके कंधे पर जम्मू कश्मीर राइफल्स लिखा हुआ पड़ा। ये दोनों डोगरा फौज के जवान थे। उन्होंने फौजी थैले उठाए हुए थे और उनकी राइफलें स्लिंगों के साथ कांधों पर लटक रही थीं। उनकी वर्दियां गर्म थीं। जाहिर है वो कश्मीर के महाज पर जा रहे थे जहां यकीनन सर्दी पड़ रही थी। मैंने सिगरेट लगा लिया था और खामोश बैठा मज़े से सिगरेट पी रहा था और माहौल का जायजा भी ले रहा था। इतने में एक खाली गाड़ी आकर एक तरफ खड़ी हो गई। कंडक्टर ने बुलंद आवाज में कहा, श्रीनगर जाने वाली सवारियां आ जाएं। मैं जल्दी से उठा और लारी में पिछले दरवाजे के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उस सीट का इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि अगर हालात कहीं नाजुक सूरत इख्तियार कर जाएं तो मैं लारी से कूद सकूं। देखते देखते लारी भर गई। जम्मू कश्मीर राइफल्स के दोनों डोगरा फौजी भी उसी लारी में आकर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद लारी अपनी मंजिल की तरफ रवां हो गई। जम्मू शहर से बाहर निकले तो सफ़ेदा सुबह चारों तरफ फैल चुका था। रास्ते में एक बहुत बड़े महल की इमारत आई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये जम्मू के साबिक राजा का महल था। एक जानिब पहाड़ी ढलान पर मकानात बने हुए थे जहां एक मंदिर का कलश चमक रहा था। लारी जम्मू श्रीनगर रोड पर दौड़ती चली जा रही थी। लारी मुसाफिरों से भर चुकी थी, इसलिए रास्ते में कोई सवारी हाथ देती तो ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता था। रास्ते में सड़क के किनारे जम्मू की देहाती औरतें सरों पर टोकरे या खुश्क लकड़ियों के गट्ठे या दूध के बर्तन रखे शहर की तरफ जाती नजर आईं। इन औरतों का लिबास हिंदू औरतों वाला था। दूर ऊपर ऊंची पहाड़ी पर किसी मंदिर का कलश तलु हुए सूरज के सुनहरी किरणों में चमकता नजर आया तो लारी में बैठे हुए हिंदुओं ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, जय शेरावाली माता की जय। मालूम हुआ कि ये जम्मू का मशहूर मंदिर शेरावाली माता का मंदिर था। अब हम जिस इलाके से गुजर रहे थे वो पहाड़ी इलाका था। कहीं चढ़ाई आ जाती, कहीं ढलान शुरू हो जाती। पहाड़ियों पर जंगली झाड़ियां और काफी दरख्त उगे हुए थे। धूप निकल आई थी। कभी कभी इन पहाड़ियों की तरफ से गर्म हवा का झोंका और कभी सर्द हवा का झोंका आ जाता था।
आगे एक पहाड़ी कस्बा आया जिसके आगे पहाड़ी सुरंग में लारी दाखिल हो गई। सुरंग की दूसरी जानिब खुश्क और चट्टानों जैसी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। सड़क अब ऊंचाई पर जा रही थी। नीचे दो दरिया तवी सांप की तरह बल खाता नजर आ रहा था। लारी चट्टानों के दरमियान बनी हुई सड़क पर जा रही थी। जब सिलसिला खत्म हुआ तो पहाड़ी जंगल की सड़क पर चलती फिर उधमपुर आ गया। ये आर्मी हेडक्वार्टर है और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और फौजी छावनी यहीं पर है। दोनों डोगरा फौजी यहाँ उतर गए। उधमपुर के आगे फिर मैदानी इलाका आ गया। यहाँ जगह जगह कीकर के दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। मैं इन दरख्तों को दूर ही से पहचान सकता था। उसके आगे सनोबर और देवदार के दरख्तों के झुंड गुजरने लगे। सड़क के किनारे किनारे दोनों जानिब कहीं कहीं मकई के खेत मिल जाते थे। यहाँ पहली बार हवा में पहाड़ों वाली ठंडक महसूस हुई। आखिर 105 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी लारी कद पहुंचकर रुक गई। कद एक सेब अफजा मकाम है। यहाँ चश्मा बह रहा था। सब मुसाफिर लारी से उतर गए। मैंने भी उतरकर चश्मे के पानी से मुंह हाथ धोया। चश्मे के पानी के 2-3 घूंट पिए। करीब खाने पीने और चाय की दुकानें थीं जिन्हें शुमाली भारत में ढाबे कहा जाता है। यहाँ मैंने लुधियाना जम्मू से निकलने के बाद पहली बार दुकानों पर उर्दू में लिखे हुए 2-4 बोर्ड देखे। साफ मालूम हो रहा था कि मुसलमानों की अक्सरियत के आबादी वाले इलाके शुरू हो गए हैं। लारी कद से रवाना हुई तो रामबन जाकर रुकी। रामबन दरियाए चनाब के किनारे आबाद है। हर तरफ धोतियों वाले हिंदू नजर आ रहे थे। कहीं कहीं मुसलमान भी लंबे फरन पहने नजर आ जाते थे, मगर रामबन में हिंदू ज्यादा आबाद थे। लारी यहाँ से फिर आगे रवाना हो गई। इस दौरान किसी मुसाफिर के साथ मेरी ज्यादा बोलचाल इसलिए न हो सकी कि अक्सर मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे। लारी में अभी तक मेरे लिए कोई तशवीश की बात पैदा नहीं हुई थी। रास्ते में एक जगह 2-3 पुलिस के सिपाही भी लारी में सवार हुए, मगर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो ना की। वो आगे जाकर उतर गए। पत्नी नाप एक मकाम आया जहां पहाड़ियों की ढलानों पर देवदार के बेशुमार दरख्त थे। यहाँ मालूम हुआ कि कश्मीर का इलाका शुरू हो रहा है। यहाँ खनकी बढ़ गई थी। चुनांचे मैंने अपनी नायलून की जैकेट के बटन बंद कर लिए। जहाँ मैंने ढाबे में बैठकर खाना खाया, आसमान पर बादल छा रहे थे। ये बादल देवदार के दरख्तों में से होकर गुजरते थे। यहाँ पीने का पानी बड़ा ठंडा था। उसके बाद एक शहर आया। ये जगह भी काफी ठंडक वाली थी। लगता था कोमरी में आ गया हूँ। यहाँ दुकानों और मकानों पर उर्दू में लिखे हुए बोर्ड ज्यादा थे। यहाँ से मुसलमानों की अक्सरियत शुरू हो गई थी। कश्मीर की वादी तक अभी लारी ने आधा सफर तय किया था। रात के 9 बजे के करीब लारी बानिहाल पहुंचकर ठहर गई। ड्राइवर ने ऐलान किया कि रात बानिहाल में ठहरेंगे। लारी सुबह श्रीनगर रवाना होगी। यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लारी के अड्डे में एक लंबा हाल कमरा था। यहाँ मुसाफिरों ने अपने बिस्तर लगा लिए। मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था। मुझे बिस्तर की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं कोने वाले एक बेंच पर सिमटा कर पड़ गया। मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। सर्दी ज़रूर महसूस हो रही थी, मगर मेरा जिस्म कमांडो ट्रेनिंग ने सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने का आदी बना दिया था। मैंने वहीं रात गुजार दी। दूसरे दिन सुबह 6 बजे लारी श्रीनगर के लिए चली। बानिहाल की बड़ी लंबी सुरंग भी आकर गुजर गई। फिर काजीकोंड का कस्बा आया। यहाँ कश्मीर का कल्चर साफ तौर पर नजर आने लगा था। जगह जगह मस्जिदें थीं। कश्मीरी खवातीन सर पर दुपट्टा बांधे फरन पहने बाजार में आ जा रही थीं। कश्मीरी जवान और बूढ़े लंबे लंबे फरगल पहने हुए थे। पामपुर के आसपास ज़ाफ़रान के दरख्त भी देखे। अब हम कश्मीर की वादी में दाखिल हो चुके थे। श्रीनगर कोई 50-60 मील दूर रह गया था कि एक जगह सड़क पर डोगरा फौजी खड़े नजर आए। उन्होंने लारी रुकवा ली। मैं होशियार बैठ गया और फौजी लारी के पास आए। उन्होंने सारे मुसाफिरों को बड़े गौर से देखा, फिर लारी को चेक किया। लारी के ऊपर छत पर चढ़कर सामान को उलट पुलट कर देखा और लारी को आगे जाने की इजाज़त दे दी। घंटे भर के सफ़र के बाद डोगरा छावनी के गेट के आगे लारी रुक गई। यहाँ भी डोगरा फौज के सिपाहियों ने, जिनमें एक सिख भी था, लारी की चेकिंग की। जब उनकी तसल्ली हो गई तो उन्होंने लारी को आगे जाने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर बाद लारी श्रीनगर में दाखिल हो गई। मैंने कश्मीरी मुजाहिदीन का ये शहर पहले कभी नहीं देखा था। अखबारों में इस शहर के बाज़ारों, मस्जिदों और निशात बाग की तस्वीरें ही देखी थीं। मौसम यहाँ सर्दियों का था। हवा ठंडी थी। आसमान पर बादल नहीं थे। सर्द हवा चल रही थी। लारी अड्डे में जाकर खड़ी हो गई। मैं अड्डे से निकलकर सीधा दरिया झेलम की तरफ चल पड़ा।
میں نے راستے میں دیکھ لیا تھا ہماری لاری اس کے ایک پل پر سے گزری تھی۔ میں نے کسی سے نہ پوچھا اور خود ہی اندازے سے دریا کے ایک پل پر پہنچ کر اسے پار کیا۔ دوسری جانب بازار تھے۔ بازاروں میں پولیس اور ڈوگرا فوج کے سپاہی پھر رہے تھے۔ کشمیری جوانوں کے چہروں کے ناقابل شکست عزم کی چمک تھی۔ یہاں سارا ماحول ہنگامی تھا۔ مسجدیں جگہ جگہ تھیں، خانقاہیں تھیں، دکانوں پر کہیں کوئی ہندی کا بورڈ نظر نہیں آتا تھا، سب بورڈ اردو اور انگریزی زبانوں میں لکھے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں پاکستان میں آ گیا ہوں۔ میں ایک ریستوران میں آ کر بیٹھ گیا۔ پاکستان سے نکلنے کے بعد پہلی بار میں نے پاکستانی کھانا یعنی پلاؤ روغن جوش کے ساتھ کھایا۔ کوئی کشمیری زبان میں بات کر رہا تھا، اردو زبان بھی عام بولی جاتی تھی۔ ریستوران میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی دیکھ کر سر فخر سے بلند ہو گیا۔ کئی دکانوں کے اوپر پاکستانی پرچم بھی لہرا رہے تھے۔ یہاں سے مجھے اپنے کشمیری مجاہد کمانڈو کی تلاش میں شمال کی جانب جو پہاڑیاں تھیں اس طرف جانا تھا۔ میں اندازہ لگا کر شہر کی شمال کی طرف بازاروں میں چلتا گیا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد میں شہر سے باہر آ گیا۔ سڑک کے دونوں جانب چنار اور سفیدے کے اونچے اونچے درخت کھڑے تھے۔ ہرے بھرے کھیت تھے، سیب کے درخت بھی دیکھے۔ کشمیری کسان، مرد، عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ کشمیری کسانوں کی حالت انتہائی فلاکت زدہ تھی۔ ہندو حکمرانوں نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہاں کے حقیقی کشمیری مسلمانوں کی معاشی زندگی کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ کشمیر کی ساری دولت ہندو غاصب سمیٹ رہا تھا اور کشمیری مسلمان جو کشمیر کے مالک تھے غریبانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے دور شمال کی جانب پہاڑوں پر نگاہ ڈالی۔ جموں والے ہمارے آدمی یعنی دکاندار صادق نے یہاں مجھے پہاڑیوں کی ایک خاص نشانی بتائی تھی۔ میں نے اس نشانی کو دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ دیکھا تو اسی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اس شعر کو دل ہی دل میں بار بار دہرا رہا تھا جو مجھے کشمیری کمانڈو شیروان کے آگے جا کر سنانا تھا اور جو اس بات کا خفیہ اشارہ تھا کہ میں کمال شاہ کا تربیت یافتہ کمانڈو ہوں اور جہاد کشمیر میں شریک ہونے آیا ہوں۔ مجھے کشمیری کمانڈو شیروان کو یہ خاص شعر سنانے کے بعد جو اردو کا شعر تھا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے اس شعر کے شاعر نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آسمان پر بادل برابر چھائے ہوئے تھے، سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں کھیتوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہا تھا۔ کسی کھیت میں ہل چلا ہوا تھا، کسی کھیت میں فصل لہرا رہی تھی۔ چلنے سے مجھے سردی نہیں لگتی تھی، جسم گرم ہو گیا تھا۔ پہاڑ ابھی دور تھے۔ کوئی 2-2.5 گھنٹے چلنے کے بعد میں پہاڑوں کی ترائی میں یعنی ان کے دامن میں پہنچ گیا۔ راستے میں 1-2 لکڑی کے چھوٹے چھوٹے بسیدہ مکانوں والے گاؤں بھی آئے۔ یہاں کشمیری عورتیں کہیں دھان کوٹ رہی تھیں، کہیں لکڑیاں کاٹ رہی تھیں۔ پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو جنگلی جھاڑیاں بھی شروع ہو گئیں۔ آخر میں پہاڑ کے دامن میں اس جگہ پر آ گیا جہاں دو پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ راستہ دوسری طرف جاتا تھا۔ یہاں وہ درہ تھا جس بارے میں جموں والے صادق نے مجھے بتایا تھا۔ دو پہاڑوں کے درمیان اس تنگ سے راستے میں جنگلی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ میرے لیے ان میں سے گزرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگرچہ میرے پاس کمانڈو چاقو تو نہیں تھا مگر ایک تربیت یافتہ کمانڈو کے فولادی ہاتھ ان جھاڑیوں کو توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں ہاتھوں سے جھاڑیوں کو توڑتا ہوا ادھر ادھر ہٹاتا، راستہ بناتا درے میں سے گزر گیا۔ آگے ایک کھلی جگہ تھی جہاں چھوٹے چھوٹے درخت اور گھاس تھی۔ کچھ فاصلے پر جھاڑیاں تھیں جن کی ڈھلانوں پر چڑھ کے درخت اوپر تک اگے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر بادل ہی بادل تھے۔ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا سردی بڑھ رہی تھی۔ مجھے ان وادیوں کے درمیان سے گزر کر آگے جانا تھا۔ وہی منزل تھی۔ میں چلتا چلتا ان پہاڑیوں کے پاس آ گیا۔ یہاں بھی پہاڑیوں کے درمیان تنگ راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ ایک گلی سی تھی۔ میں اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی جہاں سے گزرتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میں درے سے باہر نکلا تو سامنے دیوار اور چنار کے درختوں کا ایک گنا پہاڑی جنگل جو بے حد نشیب و فراز تھے۔ کہیں زمین ایک دم نشیب میں اتر جاتی، کہیں اچانک چڑھائی شروع ہو جاتی۔ یہ قدرتی جنگل تھا، کہیں کوئی پگڈنڈی تک نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ اسے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا۔ آس پاس کوئی انسانی آبادی بھی نہیں تھی۔ میں ایک جگہ پر پہنچ کر رک گیا۔ چشمے کا پانی ایک ٹیلے کی جھاڑیوں میں سے نیچے چھوٹے سے دریا میں گر رہا تھا۔ میں نے یہاں منہ ہاتھ دھویا، پانی پی کر پیاس بجھائی۔ پانی واقعی کشمیری چشموں کا آب حیات تھا۔ اتنی دیر میں سورج مغربی پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا تھا جس کی وجہ سے میری طرف پہاڑی ڈھلانوں پر ایک دم گہری چھاؤں اور اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ مجھے خیال آیا
कि ऐसा ना हो कि मेरे जाने से पहले पहले मुझे कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान के ठिकाने तक पहुंच जाना चाहिए। जम्मू वाले सादिक ने मुझे यहाँ जो ख़ास निशानी बताई थी वो मुझे रात के अंधेरे में नज़र नहीं आ सकती थी। ये एक ख़ास निशानी थी। मैं उठकर एक तरफ चल पड़ा। चंद कदम चलने के बाद पहाड़ी शगाफ नज़र आए। यहाँ एक जानिब खड़े होकर मैंने सादिक भाई की हदायत के मुताबिक बिल्कुल सीध में देखा। एक जगह मैंने 2 दरख्तों की खास निशानी देख ली। ये दरख्त अंग्रेज़ी का एक ख़ास लफ्ज़ बनाए हुए एक जानिब झुके हुए थे। मुझे इन दरख्तों के पास पहुँचना था। मैं आगे चल पड़ा। जब इन दरख्तों के करीब पहुंचा तो अचानक मेरी दोनों जानिब से 3 आदमी निकलकर मेरे सामने आ गए। उन्होंने स्याह रुमाल मुंह और सर पर इस तरह बांध रखे थे कि मुझे सिर्फ उनकी चमकती हुई आंखें ही नजर आ रही थीं। उनमें से हर एक के हाथ में सटेन गन थी। वो नीम कमांडो के लिबास में थे। 2 जवानों ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया। तीसरे ने उर्दू जबान में मुझसे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गए हो? इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब दूं, उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांधकर मुझे सर से दबाते हुए नीचे बिठा दिया और कश्मीरी जबान में एक दूसरे से कोई बात की। उनमें से एक ने सटेन गन का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैंने कहा, भाई मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपने लीडर के पास ले चलो, मुझे कमाल शाह साहब ने भेजा है। कमाल शाह का नाम सुनकर वो ठटक से गए। उन्होंने कोई जवाब न दिया। फौरन एक मुजाहिद ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी और मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले जाने लगा। कई ऊंची नीची जगहों से गुजरकर मुझे ऐसे लगा कि मैं झाड़ियों के दरमियान आ गया हूँ। मेरे सर पर हाथ रखकर एक बार फिर मुझे नीचे बिठा दिया गया। उन्होंने आपस में कश्मीरी में कोई बातचीत की। एक मुजाहिद ने मुझसे उर्दू में पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, पाकिस्तान से जिहाद कश्मीर में शामिल होने का जज्बा लेकर आया हूँ। वो मेरी तलाशी लेने लगे। मेरी जेब से एस्प्रो टैबलेट बम वाला प्लास्टिक का लिफाफा और सिगरेट एजेंसी का कार्ड निकला। तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये कार्ड पर किसका नंबर लिखा है? मैंने कहा, भाई ये कार्ड कमांडो मुजाहिद कमाल शाह साहब ने मुझे दिया है कि उसे कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान को पहुंचा दूं, और बाकी सर दर्द की गोलियां हैं। यहाँ तो मैंने कश्मीरी कमांडो लीडर का नाम शेरवान ही लिखा और पढ़ा है। उनके आगे मैंने उसका असल नाम लिया था। यहाँ मुझसे एक बड़ी ज़बरदस्त भूल हो गई थी। मुझे एक कमांडो की हैसियत से ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने इन लोगों की शनाख्त मालूम किए बगैर बता दिया था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और कमाल शाह ने मुझे भेजा है। वो लोग इंडियन फौज के कमांडो भी हो सकते थे जो उस इलाके में कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तलाश में छुपकर निगरानी कर रहे हों। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान के आदमी ही थे। वो मुझे वहां से उठाकर एक और जगह ले गए। यहाँ उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। मैं एक सुरंग के दहाने के अंदर बैठा था जहां दीवार पर लालटेन जल रही थी। एक आदमी सटेन गन लिए मेरे सामने बैठा रहा। बाकी किसी तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों मुजाहिद वापस आए और मुझे साथ लेकर एक और गार में आ गए। यहाँ कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान से मेरी पहली मुलाकात हुई। उसने अपना चेहरा स्याह रुमाल में छुपा रखा था। वो चौड़े कद काट का एक जवान आदमी था। आंखें चीते की आंखों की तरह चमक रही थीं। सटेन गन अपने घुटनों पर रखी थी। वो कमांडो की वर्दी में था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हें कमाल शाह साहब ने यहाँ भेजा है? मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पहले मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए कि तुम ही कमांडो लीडर शेरवान हो। उसके तीनों साथी वहीं मौजूद थे। गार में 2-3 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। मैंने बड़ा माकूल सवाल किया था। वो मुस्कुराने लगा। फिर कहा, दिल्ली में तुम किस आदमी से मिले थे? मैंने गुल खान का नाम ले दिया। कमांडो शेरवान ने दूसरा सवाल किया, जम्मू में किसके पास ठहरे थे?
मैंने सादिक का नाम लिया तो शेरवान बोला, उसने तुम्हें मेरी और अपनी शनाख्त के लिए कोई खुफिया लफ्ज़ ज़रूर बताया होगा, क्या तुम बता सकते हो? मैंने सादिक का बताया हुआ उर्दू का शेर पढ़कर सुनाया तो कमांडो शेरवान ने पूछा, जिस शायर का ये शेर है उसका नाम क्या है? इस सवाल से उस बात की तस्दीक हो गई कि कश्मीरी कमांडो शेरवान ही है। शेरवान को भी यकीन हो गया था कि मैं सही आदमी हूँ और मुझे कमाल शाह साहब ने ही गुल खान और जम्मू वाले सादिक साहब की रहनुमाई में उसके पास भेजा है। कमांडो शेरवान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो यकीन हो गया है कि तुम अपने आदमी हो। मेरा ख्याल है तुम्हें भी यकीन आ जाना चाहिए कि तुम कमांडो शेरवान के सामने बैठे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, मुझे यकीन आ गया है, अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। कश्मीरी कमांडो शेरवान ने उठकर मुझसे मुसाफिया किया, फिर गले मिला और अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर जाओ और हमारे लिए चाय भिजवा दो। अब गार में मैं और कमांडो शेरवान दोनों अकेले थे। मेरी जेब से इंडियन सीक्रेट पुलिस के खास नंबर वाला जो कार्ड निकला था, वो कार्ड और अस्प्रो टैबलेट बम की गोलियों वाला लिफाफा कमांडो शेरवान के हाथ में था। उसके मुजाहिद मेरी तलाशी लेने के बाद ये चीजें उसके हवाले कर चुके थे। कमांडो शेरवान ने अस्प्रो की गोलियों को देखकर कहा, ये तो सरदर्द की गोलियां हैं, मगर ये कार्ड पर किसका नंबर लिखा हुआ है? मैं कश्मीरी कमांडो शेरवान से इन चीज़ों का राज नहीं छुपा सकता था। मैंने दोनों चीज़ों की असल हकीकत बयान कर दी। इंडियन सीक्रेट पुलिस के खुफिया नंबर वाला कार्ड देखकर वो खुश हुआ, कहने लगा, ये नंबर बहुत काम आ सकता है। बाकी ये अस्प्रो टैबलेट बम वाली गोलियां खास भारतीय फौजी और पुलिस अफसरों को ठिकाने लगाने में हमारी मदद कर सकती हैं, लेकिन ये गोली किसी को खिलाने के लिए उस शख्स का एतमाद हासिल करना भी जरूरी होगा। ऐसा तो किसी खास मिशन में ही मुमकिन हो सकता है। बहरहाल ये गोलियां तुम अपने पास रखो। फिर कमांडो शेरवान ने वो कागज देखा जिस पर बज़ाहिर पुलाव वगैरह बनाने के मिसालों का नुस्खा था। उसके बारे में मैंने उसे बताया कि ये अस्प्रो बम बनाने का फार्मूला है, तो उसने गुल खान की फनी महारत की बड़ी तारीफ की। कहने लगा, ये नुस्खा हम यहाँ महफूज जगह पर संभाल कर रखेंगे। गोलियां तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि आइंदा किसी कमांडो मिशन में ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके बाद कमांडो शेरवान ने मुझे कश्मीर के महाज की सारी सूरत हाल समझाई और राज खोल कर बताया कि कहां कहां इंडियन मिलिट्री फोर्स ने अपने मोर्चे और फील्ड हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं। उसने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, यहाँ जम्मू राइफल्स की आर्टिलरी रेजिमेंट ने पहाड़ी पर कुछ मीडियम तोपें नस्ब कर रखी हैं। ये गन पोस्टें हम अभी तक तबाह नहीं कर सके। उनके गोले हमारे खुफिया ठिकानों की निशानदेही पर गिरते हैं और हमें शदीद नुकसान उठाकर वहां से किसी दूसरी जगह फरार होना पड़ता है। इन तोपों की शेलिंग से कई बार हमारे एमुनिशन के जखीरे भी तबाह हुए हैं। मैंने पूछा, इंडियन फौज को आप लोगों के खुफिया ठिकानों का कैसे पता चल जाता है? आप उसका सदेबाब क्यों नहीं करते? कमांडो शेरवान बोला, मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी सफेद कपड़ों में मुसलमानों का भेष बदलकर सारी वादी में फैले हुए हैं। किसी न किसी तरह उन्हें हमारे खुफिया ठिकाने का सुराग मिल जाता है और इन पहाड़ियों पर लगी हुई तोपें वहां गोलाबारी शुरू कर देती हैं। मैंने उसे कहा, आप लोग इन गन पोस्टों के अकब में जाकर अपना खुफिया ठिकाना क्यों नहीं बना लेते? कमांडो शेरवान कहने लगा, ऐसा हम कर तो सकते हैं, मगर इस तरह हम अपने महाज से बहुत दूर हो जाएंगे।
हमें जहां रहकर इंडियन फौज के कनवाइयों पर भी अटैक करना होता है ताकि वादी में मुकय्यम डोगरा रेजिमेंटों को सप्लाई न पहुंच सके। हम इस वादी में किसी जगह छुपे रहने पर मजबूर हैं और ये सारी वादी और उसकी पहाड़ियां इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट की तोपों की जद में हैं। इन तोपों को तबाह करने के लिए हमारी कई कमांडो पार्टियां रात को जा चुकी हैं, मगर कामयाबी नसीब नहीं हुई। हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं। हमें हर हालत में इन तोपों को खामोश करना है। एक मुजाहिद हमारे लिए चाय लेकर आ गया। ये कश्मीरी सब्ज़ चाय थी और छोटे से बर्तन में थी। साथ 2 प्यालियां और नमकीन कुलचे भी थे। ये नमकीन कुलचे छोटे साइज के थे और मैंने पहली बार खाए। कश्मीरी चाय के साथ उनका जायका बड़ा मज़ेदार लगा। कश्मीरी कमांडो शेरवान ने नक्शे वाला कागज लपेटकर एक तरफ रख दिया और कहा, इस पर कल बात करेंगे। फिर वो मुझे कमांडो ट्रेनिंग की बातें करने लगा। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि मैंने कमांडो की फुल ट्रेनिंग ली हुई है। वो कहने लगा, कमाल शाह एक मर्द मोमिन है। उसने जितने मुजाहिदों को ट्रेनिंग देकर हमारे पास भेजा है, उन्होंने अपनी फ़नी महारत और जुर्रत से काम लेकर फ़ौज को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनमें से अक्सर कमांडो शहीद भी हो चुके हैं। वो अपने मिशन पर गए, टारगेट तो मार दिया मगर खुद वापस ना आ सके। तुम्हें तो मालूम ही है, कमांडो जब किसी मिशन पर जाता है तो उसके जिंदा वापस आ जाने की बहुत कम उम्मीद होती है। वो खुद भी मौत को कबूल करके अपने मिशन पर रवाना होता है। फिर कमांडो शेरवान ने जिहाद कश्मीर की मजीद तफसीलात बताईं और कहने लगा, हमारे हुर्रियत परस्त कश्मीरी मुजाहिद वादी और शहरों के हर महाज पर इंडियन फौज का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई शहीद होता है तो 7-8 डोगरा फौजियों को जहन्नम में पहुंचाकर शहीद होता है। हम कश्मीरी कमांडो हैं। हमारा काम महाज से पीछे इन पहाड़ियों में ही रहकर इंडियन फौज के सप्लाई कानवाइयों, उसके एमुनीशन डिपुओं और दूसरी फौजी तनसीबात पर कमांडो अटैक करके उन्हें तबाह करना है। लेकिन इंडियन आर्टिलरी की ये तोपें हर जगह वादी में हमारा पीछा करती हैं। हमें किसी एक जगह बैठकर किसी मिशन की स्कीम तैयार नहीं करने देती। इस हाइड आउट में आए हमें सिर्फ 2 रोज़ ही हुए हैं। अभी तक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को हमारे इस हाइड आउट का सुराग नहीं मिल सका। जैसे ही किसी जासूस ने इस पहाड़ी की निशानदेही की, यहाँ तोपों की शेलिंग शुरू हो जाएगी। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इन पहाड़ियों के अलावा और किसी तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क इन ही पहाड़ियों से गुजरती है और मिलिट्री सप्लाई और एमुनीशन लेकर फौजी ट्रक इसी सड़क पर से गुजरते हैं, जिन्हें हम हर हालत में तबाह करना होता है। हम चाय भी पीते रहे और साथ साथ बातें भी करते रहे। कमांडो शेरवान की ज़बानी मुझे जिहाद कश्मीर के तकरीबन हर महाज की तफसील मालूम हो गई। शेरवान कहने लगा, इस वक्त हमारा सबसे पहला टारगेट जनूबी पहाड़ियों पर लगी आर्टिलरी की तोपें हैं। मैंने उसे पूछा, ये कुल कितनी तोपें हैं? कमांडो शेरवान ने कहा, फायरिंग के वक्त सिर्फ 4 तोपें पॉइंट आउट हुई हैं और ये जनूबी पहाड़ की ढलवान और चोटी पर फासले फासले पर नस्ब हैं। मैं सुबह के वक्त तुम्हें ये जगह दूर से दिखाऊंगा। हमारी जितनी कमांडो पार्टियां इन तोपों को तबाह करने गई हैं, उनमें से सिर्फ एक मुजाहिद शदीद जख्मी हालत में किसी न किसी तरह वापस आने में कामयाब हुआ है। हमारे कई जवान कमांडो वापस नहीं आ सके। या तो वो वहीं शहीद हो गए या उन्हें भारतीय फौज ने पकड़ लिया। जो जख्मी मुजाहिद वापस आने में कामयाब हुआ था, उसने बताया है कि वो सिर्फ एक तोप के बैंकर तक ही पहुंच सका था।
ये तोप सीमेंट की मोटी दीवार के अंदर लगी हुई है और वहीं मशीन गन पोस्ट भी है, जो जरा से शक पड़ने पर अंधाधुंध गोलियों की बौछारें मारने लगती है। रात के 10 बजे मैंने कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान के साथ खाना खाया और वहीं सो गया। दूसरे रोज काफी दिन चढ़े उठा, मेरी कई दिनों की नींद पूरी हो गई थी। याद रखें, कमांडो चाहे कितना ही फौलाद का आदमी क्यों ना हो, एक वक्त आता है कि उसे भी अपनी नींद पूरी करनी होती है और अपने जिस्म की तवानाई बहाल करनी होती है। कमांडो लीडर शेरवान रात को 3 आदमियों के साथ किसी मिशन पर गया हुआ था। वो दोपहर के वक्त आया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सर्दी अच्छी खासी थी। कमांडो शेरवान ने मुझे बताया कि उसे खबर मिली थी कि इंडियन आर्म्स ब्रिगेड का एक कानवाय गुजरने वाला है। हम सारी रात एक जगह घात लगाकर बैठे रहे मगर कानवाय नहीं आया। मालूम होता है शेड्यूल में कोई तब्दीली हो गई होगी। तुम सुनाओ, रात अच्छी तरह से गुजरी? आओ बैठकर कुछ खा पी लें, फिर नए मिशन पर बातें करेंगे। हमने खुफिया गार में बैठकर खाना खाया। उस वक्त वादी कश्मीर के आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। खाना खाने के बाद कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान ने कहा, तुम्हें ये लिबास तब्दील कर देना चाहिए, यहाँ मौसम सर्द है। उसने मेरे लिए कमांडो की नई वर्दी मंगवाई। ये कोई खास वर्दी नहीं थी। हरे खाकी रंग की गरम पतलून, गरम कमीज और गरम जैकेट थी। सर पर मैंने कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडोज की तरह स्याह रुमाल बांध लिया, मगर कमांडो शेरवान की तरह मैंने भी अपने मुंह को ना ढांपा। जिस वक्त शेरवान को यकीन हो गया था कि मैं उनका अपना आदमी हूं, तब मैंने अपने मुंह के आगे से स्याह कपड़ा हटा दिया था। अब उसने भी सिर्फ अपने सर पर स्याह रुमाल बांधा हुआ था। हमने ज़ोहर की नमाज गार में ही पढ़ी। नमाज के बाद हमने आज़ादी कश्मीर के लिए खुदा के हुजूर दुआ मांगी। गार के अंदर अंधेरा होने की वजह से लालटेन हर वक्त रोशन रहती थी। कमांडो शेरवान ने जेब में तह किया हुआ नक्शा निकालकर अपने घुटनों पर फैलाया और भारतीय फौज ने जो जनूबी पहाड़ पर तोपें लगा रखी थी उनकी पोजीशन मुझे समझाने लगा। अभी इसको गुफ्तगू शुरू किए 1 मिनट ही हुआ होगा कि हमें गार के बाहर एक खास किस्म की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों समझ गए कि ये दुश्मन के तोप के गोले की आवाज़ है जो अभी हमारे ऊपर आकर गिरेगा। मगर हम पहाड़ी के अंदर थे। इतने में गार के बाहर धमाका हुआ। उसके बाद गोलाबारी शुरू हो गई। गोले हमारे गार के इर्द गिर्द फट रहे थे। कमांडो शेरवान और मैं गार से बाहर निकल आए। हमारे दूसरे हुर्रियत परस्त कश्मीरी कमांडो साथी एक जगह से एमुनिशन के बक्स निकाल कर गार की अकबी पहाड़ी की तरफ दौड़ कर ले जा रहे थे। सारी वादी तोपों की गोलाबारी से गूंज रही थी। कमांडो शेरवान ने कहा, मालूम होता है दुश्मन को खबर मिल गई है कि हमारा नया हाइड आउट कहीं इस पहाड़ी में है। जल्दी से पीछे की तरफ निकल चलो। उन्होंने दूसरी जगह पहले से चुन रखी थी। ये वहां से दूर एक पहाड़ी के पीछे जो चट्टानें थी, वहां एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर वाला कुदरती गार था। उसके आगे से तेज रफ्तार पहाड़ी नदी गुजरती थी। चट्टान के गार तक जाने के लिए एक खुफिया रास्ता था। हम तोपों की गोलाबारी में वहां से अपना सारा असला और अमुनिशन निकालकर नई जगह पर ले आए। जनूबी पहाड़ की ढलान और चोटी पर लगी हुई भारतीय अटर्ली की चारों तोपें वक्फे से पहाड़ी पर एक ही जगह गोले फायर करती रहीं। हमारा कोई कश्मीरी मुजाहिद न जख्मी हुआ न शहीद हुआ। नए चट्टानी गार में आकर शेरवान कहने लगा, ये ड्रामा हमारे साथ पिछले कई महीनों से खेला जा रहा है। आसपास वादी में चरवाहों और किसानों के भेष में फिरते भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूसों को जरा हमारे ठिकाने का सुराग मिलता है तो ऊपर की पहाड़ियों से उस मकाम पर शेलिंग शुरू हो जाती है। भारतीय फौजी इस तरफ खुद आकर छापा मारने से घबराते हैं। एक बार हमारे दूसरे महाज पर वो ऐसी गलती कर बैठे थे। हमारे हुर्रियत पसंद मुजाहिद हाइड आउट्स में पहले से तैयार बैठे थे। इंडियन फौज की प्लाटून जैसे ही पहाड़ी जंगल में दाखिल हुई, उन पर चट्टानों और दरख्तों के पीछे से गोलियों और ग्रेनेडों की बारिश शुरू हो गई। एक भी भारतीय फौजी बचकर नहीं गया था।
मैंने कमांडो शेरवान से कहा, मेरे साथ अपना एक कमांडो कर दो, मैं आज रात को ही ये तोपें तबाह करने के मिशन पर जाता हूँ। कमांडो शेरवान ने कहा, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कमांडर, एक महाज पर एक वक्त में सिर्फ एक ही जर्नैल को लड़ना चाहिए। तुम यहाँ पीछे रहोगे, कोई मुजाहिद मेरे साथ कर देना जो इन पहाड़ी रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बारिश भी हो रही है, खुदा करे कि ये बारिश रात भर जारी रहे। ऐसे खतरनाक कमांडो मिशन के लिए बारिश बड़ी फायदेमंद साबित होती है। नए हाइड आउट में आकर मैंने एक बार फिर नक्शे पर तोपों की पोजीशन का अंदाजा लगाया। उस वक्त ये तोपें शेलिंग कर रही थीं। उस वक्त मैंने एक टेकरी पर खड़े होकर सामने वाले पहाड़ की ढलान का गौर से मुशाहिदा किया। तोप जब गोला फायर करती है तो रात के वक्त उसमें से शोला निकलता दिखाई देता है, लेकिन दिन के वक्त सिर्फ धुआं निकलता। ये दिन का वक्त था। मैंने देखा कि पहाड़ की ढाल पर 4 जगहों से गोले फायर हो रहे थे। इन चारों जगहों से फायर के बाद धुआं निकलता देखकर मैंने अंदाजा लगाया था कि तोपें पहाड़ की चोटी से काफी नीचे एक लाइन में नस्ब की गई हैं और इन चारों के दरमियान मेरे हिसाब से ज्यादा 60-70 गज का फासला था, जो पहाड़ी जंगल होने की वजह से 100 गज भी हो सकता था। यह सारी बातें मैंने अपने जहन में बिठा ली थीं और उसकी रोशनी में नक्शे पर कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान के लगाए हुए पेंसिल के निशानात देख रहा था। जब मैंने सारी पोजीशनें जहन में अच्छी तरह बिठा ली तो कमांडो लीडर शेरवान से कहा, मेरा ख्याल है हमें इसी वक्त अपने मिशन पर निकल जाना चाहिए। कमांडो लीडर शेरवान ने मेरे साथ एक कश्मीरी कमांडो कर दिया जिसका असल नाम कुछ और था। फर्जी नाम मैं जहांगीर भट्ट रख लेता हूँ। ये तरबियत याफ्ता कमांडो था और मेरी तरह जवान और तवाना था। उसी वक्त रात के 9-9:15 बजे का टाइम होगा। हमारे पास एक स्टेन गन थी, 8 ग्रेनेड थे। कमांडो चाकू मेरे पास भी था और ऐसा ही एक खास चाकू जहांगीर भट्ट के पास भी था। जहांगीर भट्ट तमाम पहाड़ी इलाकों से वाकिफ था। जिस वक्त हम अपने खुफिया ठिकाने से निकले तो रात तारीख थी, मगर बूंदाबांदी रुक गई थी। अखरोट और चिनार के ऊंचे ऊंचे दरख्तों से अंधेरे में बारिश का रुका हुआ पानी टिप टिप गिर रहा था। जहांगीर भट्ट मुझे एक पहाड़ी के पीछे से निकालकर एक छोटी सी वादी में ले आया। जमीन बारिश की वजह से गीली थी, मगर जंगली घास की वजह से फिसलन ज्यादा खतरनाक नहीं थी। वादी के दरख्तों का अंधेरा हमें कुछ नहीं कहता था। हम दोनों A1 कमांडो थे और अंधेरे में भी अपना टारगेट देख सकते थे। हम खामोशी से चले जा रहे थे। इस किस्म के कमांडो मिशन पर जाते हुए खामोशी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सिर्फ इंतहाई जरूरत के वक्त हम एक दूसरे से एक आध बात सरगोशी में कर लेते। ज्यादातर हम अंधेरे में इशारों से काम लेते। हम वादी से निकल गए। अब वो पहाड़ हमारे सामने था जिसकी ढलान पर चोटी के करीब इंडियन आर्मी की किसी अटरली रेजिमेंट ने अपनी 4 मीडियम तोपें डिप्लॉय कर रखी थीं और जो कश्मीरी मुजाहिदीन को खास तौर पर हुर्रियत परस्त कमांडोज को सख्त नुकसान पहुंचा रही थीं। जहांगीर भट्ट चलते चलते रुक गया। वो झुककर कुछ देखने लगा, फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता सी आवाज में बोला, दोस्त, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। हमने एक बरसाती पहाड़ी नाला अबूर किया। पानी हमारी पिंडलियों तक था, मगर बड़ा तेज रफ्तार था। दूसरे किनारे पर जंगल का एक खुला तख्त आ गया। यहाँ कहीं कहीं अमूदी चट्टानें रात के अंधेरे में ऊपर को उठी नजर आ रही थीं। जहांगीर भट्ट इन जंगलाती पहाड़ी रास्तों का आती था। हम चलते चलते एक खड्ड में उतर गए। ये खड्ड आगे जाकर एक तरफ मुड़ गई थी। जंगल में झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था। खुड्ड में हम काफी देर तक चलते रहे। उसके दोनों किनारे दीवारों की तरह ऊंचे थे। खुड्ड से बाहर निकले तो दीवार और चनार के दरख्तों के झुंड ऊपर को जा रहे थे। जहांगीर भट्ट ने आहिस्ता से कहा, दोस्त, यहाँ से खतरनाक एरिया शुरू हो रहा है। ये उस पहाड़ी की ढलान है जहाँ तोपें लगी हुई हैं।
मैंने कहा, इन गन पोस्टों की गश्ती पार्टियां भी रात को जरूर गश्त पर होंगी। जहांगीर भट्ट ने आहिस्ता से कहा, हमें उनसे भी होशियार रहना होगा। चीड़ के दरख्तों का जंगल पहाड़ की ढलान पर जरा ऊपर जाकर अचानक खत्म हो गया। अब ढलान पर झाड़ियां ही झाड़ियां थी। मैंने अंधेरे में एक जगह रुककर ऊपर देखा। ये वही पहाड़ी ढलान थी जहां मैंने शुरू रात में तोपों को फायर करते देखा था, मगर काफी बुलंदी तक चली गई थी। हम एक दूसरे के दरमियान 5-5 गज का फासला रखकर झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे। यहाँ गन पोस्टों की गश्ती पार्टी का कोई भी डोगरा फौजी हमें मिल सकता था। हम बड़ी एहतियात के साथ बगैर आवाज पैदा किए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में अंदाजे से दुश्मन की तोपों के बंकरों को पॉइंट आउट करना कोई आसान काम नहीं था। जब हम तकरीबन पहाड़ की आधी चढ़ाई चढ़ गए तो मैंने जहांगीर भट्ट को अपने मुंह से एक परिंदे की हल्की सी आवाज निकालकर रोक दिया। वो वहीं झाड़ी के पास बैठ गया। मैं टेक कर चलता उसके पास गया और सरगोशी में कहा, मुझे सिगरेट के तंबाकू की बू महसूस हुई है। जहांगीर भट्ट ने सांस 2-3 बार ऊपर खींचकर फिजा को सूंघा और आहिस्ता से बोला, लगता है गन पोस्ट की पेट्रोल पार्टी के आदमी आसपास ही कहीं हैं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।